हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा की स्पेशल सीरीज जर्नलिस्ट अड्डा, जहां पर आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। सुधीर मिश्रा सर हैं, जो कि रेजिडेंट एडिटर यानी कि स्थानीय संपादक हैं लखनऊ और एनसीआर के। एनबीटी के संपादक हैं ये। तो आज इनके साथ हमारा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे आप लोगों के सवाल भी यहाँ पर उठाए गए हैं। तो पूरा एपिसोड देखिएगा क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और सबसे खास बात आज के एपिसोड की ये है कि आज का एपिसोड उन लोगों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है जो प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं, क्योंकि सुधीर जी हमारे साथ में हैं और वो प्रिंट मीडिया यानी कि एनबीटी से जुड़े हुए हैं। तो उनके सफर के बारे में आज सब कुछ जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं चाहूंगी कि आप अपना छोटा सा इंट्रो दे दें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। धन्यवाद गरिमा। मैं सुधीर मिश्रा हूं, अभी नवभारत टाइम्स लखनऊ और एनसीआर का एडिटर हूं। इससे पहले मैं 3 साल दैनिक भास्कर में एडिटर था और उसके पहले मैं 10 साल हिंदुस्तान अखबार में था। उससे पहले 5 साल मैं दैनिक जागरण लखनऊ में था। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रो है। सर, छोटा सा इंट्रो लेकिन बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलने वाली हैं। सर, क्योंकि आप प्रिंट मीडिया से हैं तो वहीं से शुरू करते हैं। आज के टाइम पर जो लोग हैं जो पत्रकार बनना चाहते हैं, अगर उसमें से मेरी जितनी समझ है, अगर उस रेशियो की मैं बात करूं तो लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं, ना कि प्रिंट मीडिया में। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि क्यों जो हमारे आज के नौजवान हैं, जो फ्रेशर्स हैं, पत्रकारिता में भविष्य बनाना चाहते हैं, वो टीवी की ओर ज्यादा क्यों आकर्षित हो रहे हैं अखबार की बजाय? देखिए, बड़ा स्वाभाविक सी बात है क्योंकि एक नया मीडियम पिछले 20 सालों में जो उभर के आया न्यूज़ के, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और अब मैं तो ये कहूँगा कि अब इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल को हम अलग-अलग नहीं कर सकते। अल्टीमेटली उसको वीडियो पे भी काम करना पड़ता है। अब आजकल के जो जर्नलिस्ट हैं, हम जिनको लाते हैं अपनी टीम में, उनको हम देखते हैं उनकी डिजिटल मीडिया में क्या एबिलिटी है, वो वीडियो पे बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, उनकी कॉपी राइटिंग अच्छी है कि नहीं है। तो अभी मल्टीटास्कर्स की ज़रूरत है कि जिनको मल्टीटास्क कर सकें वो। अभी हम्म। 24/7 होता है कि आप कभी भी गए और स्पॉट से ही आपको रिपोर्ट करना है, न्यूज़ ब्रेक करना है। ये अखबारों के लिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि अखबारों की जो वेबसाइट्स होती हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, वो हर समय काम करती हैं। आपको बिल्कुल। अखबार में काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप पर्दे के पीछे हैं। आप तुरंत सामने भी आते हैं। तुरंत आपके वीडियोज़ भी लाइव किए जाते हैं। आप फेसबुक पेज होते हैं, ट्विटर पेज होते हैं अखबारों के, जिनके ऊपर आप लाइव होते हो। तो अब तो अलग-अलग करना, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि अच्छे अखबारों में काम करना किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल में काम करने के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा एक्सपोज़र है। बिल्कुल, कहीं न कहीं क्या ऐसा भी है कि क्योंकि आज के टाइम पर टीवी मीडिया जो है उसको लेकर बहुत तरह की बातें कही जाने लगी हैं, बहुत तरह के नाम उस मीडिया को दे दिए गए हैं, जो मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगी। लेकिन प्रिंट मीडिया कहीं न कहीं अभी भी थोड़ा-सा, हम ये कह सकते हैं, सेफ ज़ोन जिसको कहते हैं ना, उस पर है कि अभी उस पर उतना ज़्यादा कीचड़ नहीं आया जितना कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर गया है। तो क्या पब्लिक भी अखबारों को या प्रिंट मीडिया वालों को ज़्यादा तवज्जो देती है? ऐसा है? सिर्फ पब्लिक ही नहीं, देखिए मैं तो पब्लिक के बीच में भी रहता हूँ और एडवर्टाइज़र्स के बीच में भी रहता हूँ। जो बिल्कुल। जो मीडिया को चलाते हैं, उनका भी ये मानना है कि प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी ही है। अगर उनके एडवर्टाइज़मेंट जब अखबार में छपते हैं और उसका जो इम्पैक्ट आता है वो डिजिटल मीडिया पे नहीं आता या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आता है, लेकिन अभी जो उसकी स्थिति हुई है, उसके मुकाबले हुँ, सबसे हुँ। ज़्यादा लोगों का विश्वास है, तो वो प्रिंट के ऊपर है। और प्रिंट के ऊपर इसलिए है क्योंकि प्रिंट में जो लिखा जाता है, जो अखबार छप के आता है, वो एक इतिहास होता है, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपने जब जैसे कि आप डिजिटल में कर सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो चीज़ों को, बदल सकते हाँ, हो पेज बिल्कुल, का। बिल्कुल। यानी लेकिन जब गलती करने अखबार की गुंजाइश जो है वो प्रिंट मीडिया में बिल्कुल नहीं है। हाँ, और देखिए 2 बातें हैं। एक तो गलती करने की गुंजाइश नहीं है, दूसरा गलती को चेक करने की गुंजाइश प्रिंट मीडिया में ज़्यादा है बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हुँ, डिजिटल मीडिया हुँ। के, क्योंकि उनको तुरंत न्यूज़ ब्रेक करनी है, तुरंत बड़े-बड़े, अभी देख रहे हो आप, बड़े-बड़े जर्नलिस्ट के साथ में ये हो गया कि उनसे गलती से गलत खबर चल गई। अभी किसान आंदोलन के दौरान राजदीप बिल्कुल, सरदेसाई से बिल्कुल। जो हुआ, तो बिल्कुल। वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि हड़बड़ी में न्यूज़ मैं पहले ब्रेक कर दूँ। तो उसमें जब आप बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बहुत बड़ी गलती है कि हमें क्रॉस चेक करना चाहिए, हमें वर्ज़न लेना चाहिए, हमें लोगों की बात लेनी चाहिए, लेकिन अंधाधुंध तरीके से जो रिपोर्टिंग होती है, और मैं कहूँगा कि बचपना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। एक काफ़ी हुँ। हद तक बचपना लगता है, चाहे वो उसको ड्रामेटाइज़ करने में हो किसी न्यूज़ को, या उसके उसको दिखाने के तरीके में हो, या किसी तरीके का एजेंडा सेट करने में हो। जर्नलिज़्म से कुछ अलग से चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखती है, जो अभी अखबार में नहीं है।
बिल्कुल, बिल्कुल। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप जनता के बीच में भी रहते हैं और एडवर्टाइज़र्स के बीच में भी रहते हैं। तो इस बात से ही मेरे मन में एक सवाल आया, वो ये कि जैसे कि आजकल कहा जाता है कि जो टीवी वाले हैं वो टीआरपी के लिए सब कुछ करते हैं, मतलब टीआरपी ही उनके लिए सब कुछ हो गया है। तो क्या हुँ। कहीं न कहीं, क्योंकि आपने कहा कि एडवर्टाइज़र्स पे डिपेंड करता है बहुत कुछ मीडिया में, तो क्या प्रिंट भी एडवर्टाइज़र्स के अकॉर्डिंग कुछ मतलब ऐसा होता है, रियलिटी का ग्राउंड रियलिटी है ऐसी कि कहीं न कहीं एडवर्टाइज़र्स उनके लिए सब कुछ है? देखिए, एक बात समझनी होगी कि एडवर्टाइज़र क्या चाहता है? एडवर्टाइज़र ये चाहता है कि उस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी बात जाए, है ना? हुँ, लोग समझ नहीं पाते हैं। भाई लोग अब कई लोग कहते हैं कि ये खबर क्यों है? इसके पीछे तो पैसा आया होगा, इसके पीछे तो वो हुआ होगा। जबकि लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है। अभी कल ही मेरी किसी एक बड़े विद्वान व्यक्ति से थोड़ा बहस हो रही थी। उनका कहना था कि एक खबर आई कि एक एक्ट्रेस जो लंदन में रहती है, वो इंडिया आई और अपने मम्मी-पापा से मिली। हुँ, तो बोले ये कोई खबर है बताइए? फला अखबार के लिए इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं है। हमने कहा देखिए आप आके सोशल मीडिया पे इस खबर पे डिस्कस कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका ध्यान इस ओर गया। लेकिन आपको ये लग रहा है कि देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये इस पे क्यों बात हो रही है? अब तो हुँ, वो इसलिए होता है कि जो अखबार चलाने वाले लोग हैं या टीवी चैनल चलाने वाले लोग, जो लोग भी हैं, वो रिसर्च करते हैं। जो थोड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, जो किसी एक खास क्लास से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगता है कि जो इनके इर्द-गिर्द हो रहा है वही वही आना चाहिए, वही जर्नलिज़्म है। जबकि जो अखबार को चला रहा है, जो चैनल को चला रहा है, उसे ये पता होता है कि लोग क्या चाह रहे हैं। लोगों को अगर सैफ और करीना के बच्चे तैमूर में इंटरेस्ट है, तो दिखाना पड़ेगा। भाई आप लोग कह सकते हैं यार बिल्कुल। ये कौन-सा जर्नलिज़्म है, वो बच्चा उसने ये पहना, उसने ये पहना। अरे आप भी तो उसी पे डिस्कस कर रहे हो। आपने किसी ऐसी खबर पे डिस्कस की जो किसी चर्चा आपने सोशल मीडिया पे ये बात कही कि वहाँ पे जो आत्महत्या करके मर गया उसके बारे में हम चर्चा करें? नहीं कर रहे हो। आपको भी मज़ा आ रहा है इसी बात पे कि इसको लाओ इसी पे हमको थोड़े से लाइक्स मिल जाएँगे या लोग इस पे डिबेट करेंगे। तो अखबार हुँ, अखबार आई बॉल क्रिएट करने के लिए है लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझें। तो उसमें एक गुलदस्ता होता है, उसमें ये फूल भी होते हैं, वो फूल भी होता है, ये पत्तियाँ भी होती हैं, वो सब कुछ वो सारा हमको एक बुके बनाना पड़ता है। तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं और एडवर्टाइज़र तो तभी आएगा अखबार के पास जब लोग उसको पढ़ेंगे और अगर हम लोगों की बात बिल्कुल, उसमें नहीं रखेंगे तो एडवर्टाइज़र क्यों आएगा? ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी बिल्कुल। हुई हैं। यानी हर तरह की ऑडियंस का ख़्याल जो है वो रखा जाता है एक अखबार को बनाने के टाइम पर, बिल्कुल। ताकि हर ऑडियंस के लिए कुछ न कुछ उसमें हो। सर, अब अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा जब मैंने बताया कि इस बार प्रिंट से जुड़ा हुआ इंटरव्यू आने वाला है, तो लोगों का ये था कि प्रिंट में जॉब कैसे मिलेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें पता चल गया वैकेंसी आती है और उसके बाद लोग अप्लाई करते हैं। तो प्रिंट में जॉब कैसे मिलेगी लोगों को और प्रिंट में जॉब करने के लिए मतलब जो अप्लाई कर रहा है उसके अंदर कौन से गुण होने ही चाहिए? देखिए, एक बहुत सिंपल सा जब मैं जर्नलिज़्म कोर्स कर रहा था आज से करीब 25 साल पहले, 26 साल पहले, तो जहाँ मैं कोर्स करने गया था और जो को चलाते थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी और वो मैं सारे जर्नलिस्टों को बोलता हूँ कि जर्नलिस्ट शुड बी जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ लैंग्वेज। मतलब उसको सारी जानकारियाँ हो थोड़ी बहुत लेकिन उसकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे वो हिंदी में हुँ, काम करता हो, चाहे इंग्लिश में काम करता हो और अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी हैं, तो बहुत अच्छी बात है और अगर तीसरी-चौथी लैंग्वेज आती है, तो भी बहुत अच्छी बात है। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने धीरे-धीरे कोशिश की, मेरी हिंदी अच्छी थी और मैंने उसमें काम किया और अगर आपकी एक भी स्किल बहुत अच्छी है और उसको ही आप बहुत अच्छा माँझते हैं और काम करते हैं, हुँ, मतलब वो नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर मतलब थोड़ा-थोड़ा सब कुछ जान लिया लेकिन भाषा के बारे में अपने लिखना ही नहीं आता है। आपको अपने को व्यक्त करना ही नहीं आता। मैं आपको बताऊँ कि मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी। इसके बावजूद मैंने साइंस, हेल्थ और मेडिकल और एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट को कवर किया। मुझे 2 इंटरनेशनल फेलोशिप मिली काइज़र फाउंडेशन और सीएससी की। 7 यूएन समिट मैंने कवर की, अपनी हिंदी के दम पर। क्योंकि हिंदी में मेरा अच्छा काम था और मुझे सारे हुँ। विषयों की थोड़ी-थोड़ी जानकारी थी। मैं मास्टर नहीं था, लेकिन हाँ, भाषा मुझे अच्छी आती थी। तो बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे अंदर मैं बहुत मेधावी था, मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी अपनी साधारण स्किल के दम हुँ। पर भी मैंने हिंदी पत्रकारिता में अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि जिस दिशा में मैंने काम किया, मैं संतुष्ट रहता हूँ कि हाँ, मैं सही दिशा में हूँ। यानी पत्रकारिता में आने के लिए कहीं न कहीं नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ में साथ भाषा का जो ज्ञान है वो होना सब बहुत कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और और ख़ास तौर पर भाषा हाँ, कैसे हाँ, अच्छी हाँ। होती है, ये भी सबको जानना चाहिए हाँ, कि सर बिल्कुल। भाषा अच्छी होती है खूब पढ़ने से। आप जितना पढ़ोगे, आपकी एक तो नॉलेज भी बढ़ती है और जब पढ़ते जाते हो तो आपका जो शब्दकोश है, वो बहुत बड़ा विस्तृत होता जाता है। आप एक शब्द को एक कॉपी में बार-बार रिपीट नहीं करते हो। हुँ, और अच्छे-अच्छे लेखकों को पढ़ते हो तो आपको लिखने की अलग-अलग शैली हुँ। पता चलती है, कि कोई लेखक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखता है, तो कोई बहुत सिंपल सेंटेंस लिखता है, आपको कौन-सा अच्छा लगता है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। आप उसको आत्मसात कर सकते हो कि हमें इस तरह की भाषा या आप अपनी नई भाषा बना सकते हो। आप नए तरीकों से भी बिल्कुल। लिख सकते हो।
सर अभी आपने कहा कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अब तक मैंने जितने भी लोगों से बातचीत की है लाइक चाहे वो प्रिंट के पत्रकार हों या आज आप पहले हैं हमारे साथ प्रिंट से आप पहले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पत्रकार हों, सबका यही कहना है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मैं पूछना चाहती हूँ कि हर कोई कहता है अच्छा पढ़िए, कुछ कहते हैं अखबार पढ़िए, उपन्यास पढ़िए। आपको क्या लगता है कि क्या सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, खास तौर पर जब आप पत्रकार बनना चाहते हो तब? आपको विश्व साहित्य पढ़ना चाहिए। आपको किसी हुँ, खास एक विचारधारा से जुड़ी हुई चीज़ों पर ही फ़ोकस नहीं करना चाहिए। आपको क्लासिक्स पढ़ने चाहिए। आपको हुँ, थोड़ा-सा चालू टाइप का भी नॉवेल जो होते हैं, उपन्यास होते हैं, वो भी पढ़ने चाहिए। सब कुछ पढ़ना चाहिए। मतलब मैं पढ़ने में मैं तो अगर अपनी शुरुआत की बात करूँ, तो मैं हिंदी के बहुत सारे उपन्यास जो जासूसी उपन्यास आते थे, वो बहुत पढ़ता था बचपन में। मतलब 10-10 नॉवेल पढ़ जाता था। एक-एक दिन में इतना ज़्यादा बड़ा नशा-सा था मुझको। आजकल वैसा हुँ, टीवी पे इतना इस तरह का नहीं था जब मेरा बचपन था। तो मैं किताबें पढ़ता था और उस समय एक ट्रेडिशन था कि गर्मियों की छुट्टी में बच्चे अपने-अपने घरों में लाइब्रेरी खोल लेते थे। बड़ा मज़ा आता था कि घर पे धागे टाँगे दरवाजे के बाहर और उसमें किताबें टाँग दी और 10 किताबें ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कितनी अच्छी चीज़ होती थी। और लोग माँ-बाप मना करते थे कि दिन भर किताबों में घुसा रहता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो चीज़ हम लोगों ने जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपना याद करूँ बचपन तो मुझे लगता है वो पढ़ा था, वो दिमाग में रहा। मैंने ठीक है, मैंने क्लासिक्स उस समय नहीं पढ़े थे, क्लासिक्स मैंने बाद में पढ़ना शुरू किए। अच्छे साहित्यकारों को मैंने बाद में पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो पढ़ा हुआ भी खराब नहीं किया। उससे मेरी एक भाषा सधने लगी। तो कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। आप पाउलो कोएल्हो को पढ़िए, आप ब्राज़ीलियन राइटर्स को पढ़िए, आप रशियन राइटर्स को पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, कहानियाँ बहुत पढ़नी चाहिए। जब आप कहानियाँ पढ़ना शुरू करते हो तो आपको कहानियाँ गढ़ना भी आ जाता है, कि अगर बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कोई घटना देखी, कुछ देखा तो आप उसको कैसे लिखोगे? एक कहानी की तरह लिखोगे। मैं क्राइम रिपोर्टर से अक्सर कहता हूँ, कि क्राइम रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए? कि फला थाना अंतर्गत ये हुआ, वो हुआ, कोई नहीं पढ़ना चाहता। जब तक कि आप उसमें स्टोरी नहीं क्रिएट करते हो मनोहर कहानियाँ या सत्य कहानियाँ की तरह। तो वो कहानी पढ़ी जाती है। तो कहानियाँ बहुत पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, यानी आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने से आपका शब्दकोश जो है वो काफ़ी अच्छा होता है और जब हमारी हमारी अपनी डिक्शनरी वोकैब्युलरी मज़बूत हो जाती है, तो लिखना भी आसान हो जाता है। सर ले अखबारों के संपादकीय पन्ने भी पढ़ने चाहिए। हाँ, सर क्योंकि आप लिखने की बात कर रहे हैं और संपादकीय पन्ने की बात कर रहे हैं, तो जब मैं बचपन में अखबार खोलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था हालाँकि तब ये नहीं मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे पत्रकार बनना है या अखबार मुझे किस तरह से पढ़ना मुझे नहीं पता था। मैं हमेशा पेपर के सारे पन्ने तो पढ़ती थी क्योंकि वो सारे थोड़ा कलरफुल होते थे और थोड़े से अच्छे लगते थे, पिक्चर्स होती थी। लेकिन जो संपादकीय पन्ना होता है लगभग हर अखबार का, वो थोड़ा-सा कलर वाइज़ मुझे ऐसा लगता है डल होता है और मुझे लगता था ये पेज क्यों आता है आखिर? इस पेज में क्या होता है? मैंने कभी उस पेज को जब तक मुझे मतलब ये समझ नहीं हुई लिखने की, पढ़ने की, मैंने उसे कभी नहीं पढ़ा। अब मैं भी ये चीज़ कहती हूँ कि आई थिंक वो पेज सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है एक अखबार का, क्योंकि वहाँ पर जो वर्ड्स मिलते हैं, जो नॉलेज मिलती है, वो शायद बाकी के सारे पन्नों में नहीं मिलती। हाँ, सच है। और बिल्कुल। अखबार मतलब उसमें एक निचोड़ होता है अखबार का पूरा। उससे हुँ, आपको अखबार का लाइन ऑफ एक्शन भी पता चलता है, उसकी विचारधारा क्या है, वो किस तरह का मतलब आप जो अखबार पढ़ रहे हो, वो हाँ। उसकी सोचने की दिशा क्या है, वो भी आपको संपादकीय पेज से पता चलती है। बिल्कुल। और सर अब जब संपादकीय पेज की बात हो रही है तो क्यों ना खुले मन से बात की जाए। सर हुँ। खुले मन से जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा आप लिखते हैं, बहुत सालों से लिख रहे हैं, बहुत फ़ेमस है। मतलब मैंने भी आपके फ़ेसबुक पर बहुत बार पढ़ा है जब आप डालते हैं उसकी क्लिप्स, बहुत सारे लोग फ़ैन हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जब वो लिखना शुरू करते हैं, तो किस तरह से मतलब क सबसे पहले तो टॉपिक जो उठाते हैं वो कैसे क्योंकि पूरे हफ़्ते आपके दिमाग में चलता होगा कि इसे मुझे कैसे करना है, कैसे करना है। कौन-सा क्योंकि खबरें बहुत सारी होती हैं, उसमें से कौन-सी खबर को चुनना है, कैसे शुरू करते हैं, कैसे लिखते हैं और अगर थोड़ा-बहुत भी वैसा लिखना कोई चाहे तो क्या करें? अच्छा मेरा ये आदत है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ मतलब मैं बिल्कुल नहीं सोचता मुझे मैं हफ्ते भर तो ये शायद मेरी कमी भी है कि मैं बृहस्पतिवार तक और शुक्रवार तक तो बिल्कुल आज जैसे आज तक मुझे नहीं मालूम है कि अभी लिखना क्या है मुझे। तो अच्छा, और फिर अचानक से ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस में आता है मेरे दिमाग में कि कोई तो एक चीज़ बिकॉज़ आई। आपको बहुत एक्सपीरियंस है इस हाँ, वजह से अब आपको सोचने इस की वजह से। ज़रूरत नहीं है। अब कोई छोटा-सा भी विषय आ जाता है कि मतलब बहुत छोटा-सा विषय आ जाता है कोई दिमाग में। जैसे अभी कल मैं क्या सोचा था अभी मैं याद करके बताता हूँ। मतलब एक बड़ा छोटा-सा विषय था कि सब्जियों के बारे में सोच रहा था, किसान आंदोलन के बारे में सोच रहा था कि लोग किसानों को किस तरह से देखते हैं। 10 हुँ, अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो ₹10 की एक एक ठेले वाला आया और तुरई उसकी ₹10 की 2 किलो दे रहा था। इतनी सस्ती और इतनी फ्रेश तुरई थी। और उसपे भी मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास लोग जो मैं गोमती नगर विराजखंड में रहता हूँ, अच्छे खासे समृद्ध लोग रहते हैं। वो कह रहे ₹10 की 4 किलो दो। ओह! तो मैं ये सोच रहा था कि हम लोग कैसे हैं? हम इंसान हैं क्या वाक़ई में? मतलब हमको अंदाज़ा ही नहीं है कि हम गमले में जब एक पौधा लगाते हैं और धनिया मिर्चा लगाते हैं और हम उसको देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम कितना परिश्रम लगता होगा। जो आदमी खेत में लगाता है, सब्जियाँ, फसलें उगाता है,
आप वो बेचारा, वो जो ठेले वाला लाया 10 रुपए की 2 किलो अगर बेच रहा है तो वो 10 रुपए की 4 किलो ही लेके आया होगा, तो उस किसान को क्या मिल रहा होगा? तो जो सोशल मीडिया पे लोग कर, मैं सोचा था इस पे लिखूं क्या, लोगों की सोच पर, कि लोग, हम लोग क्या हैं, हम लोग मियाँ खलीफा और उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या हैं, हम कैसे सोचते हैं इन चीजों को। तो मेरा सोचने का ढंग बड़ा ह्यूमन और बहुत मानवीय होता है। मैं बहुत ह्यूमन एंगल से चीजों को देखता हूँ, मैं उसको सरकारी ढंग से नहीं देखता, मैं उसको एक पत्रकार के नजरिए से नहीं देखता, मैं एक आम आदमी की तरह देखता हूँ। फिर मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा ये विषय है, मान लीजिए उसमें गुस्सा है, गुस्सा में उसमें हम्म, उभर क्या रहा है, गुस्सा, तो मैं हाँ। गुस्सा डालता हूँ गूगल पे, गुस्सा रेखता शायरी। लोग मुझसे पूछते हैं आपको इतनी शायरियां कैसे आती है, फिर उसमें आ जाती है 100 शायरी, मैं उसमें से एक बेस्ट शायरी सेलेक्ट करता हूँ, और फिर वहां से शुरू होता है, तो लगता है जैसे मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, कोई अपने आप लिख रहा है और वो बन जाता है। सर क्या प्रिंट में ऐसा है, क्योंकि प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आजकल जो पत्रकारिता होने लगी है वो ये कहती है कि जितना आसान लिखो उतना बेहतर होता है, जितना ज्यादा आसान, जितनी ज्यादा बोलचाल की भाषा लिखी जाए। तो क्या वो मतलब एक हम कह सकते हैं कि ये सबसे बेस्ट यही पॉइंट पकड़ के चलना है जिनको लिखना सीखना है, कि देखो, सबसे ये आसान चीज भाषा लिखी जाए? सबसे कठिन होता है, सबसे आसान होना, आसान लिखना, बिल्कुल और उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल। आसान होना। आसान आप अंदर से कैसे हो, आप अंदर से हम्म कॉम्प्लिकेटेड इंसान हो कि आप एक अंदर से सुलझे हुए और सरल इंसान हो। और सरलता, सरलता सबको पसंद आती है, लेकिन लोग सरल होना नहीं चाहते। जैसे कोई पत्रकार हो गया तो वो उसके बातचीत के उसके शब्द बदलने लगते हैं, बोला अजीब से लिखता है कि हालांकि ये जैसे हमसे, मुझसे कोई पूछता है कि कॉपी कैसे लिखे, हमारे हमारे एडिटर थे नवीन जोशी जी, वो भी यही कहते थे, जैसे तुम टेलीफोन पे किसी को कोई खबर बताते हो, वहां गए उसके बाद ये हुआ फिर ये हुआ, तो वैसे ही लिखोगे तो उससे सरल कोई खबर नहीं होगी। और वास्तव में सरल चीजें ही लोगों को समझ में आती हैं। वो जो बीच वाला बोझिल पन्ना जिसको आप कह रही थी एडिट पेज के, लोग उसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, उसकी वजह ये होती थी कि पहले बड़े कठिन शब्दों के साथ और बड़े कठिन आंकड़े और बहुत उलझी हुई तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते थे लोग। आप उस पेज पे भी देख लीजिए, कुछ राइटर्स हैं जिनको लोग खट से पढ़ना चाहते हैं कि भाई हाँ इनका आया तो हम बिल्कुल। तुरंत पढ़ेंगे। तो वो लोगों को समझ में तो आए। कई बार क्या होता है, लोग इतना विद्वान हो जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, खुद तो पढ़ लेते हैं और खुद विद्वता के उस स्तर पे पहुंच जाते हैं जहां से उनको ये अंदाजा नहीं होता है कि जो जमीन पे चलने वाला व्यक्ति है वो कैसा सोचता है। तो जब ये बिल्कुल। गैप हो जाता है हमारा अपने पाठक के साथ में, जब गैप हो जाता है, अच्छा और मैच्योर राइटर वो है जो एक रिक्शे वाले और एक आम आदमी की भी समझ के हिसाब से कठिन चीजों को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को लिख सके। जैसे साइंस और हेल्थ की रिपोर्टिंग, शुरू में हम बड़े कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे जब मैं रिपोर्टर था, फिर लेकिन मैंने धीरे धीरे सीखा कि आम आदमी को समझ में क्या आ रहा है वो लिखो ना। तो फिर कौन सी बिल्कुल। चीज अपील करेगी। जैसे मैंने एक हेडलाइन लगाई थी, 2 रुपए में पेप्टिक अल्सर का इलाज। अब उसमें बड़ा ही 2 रुपए में कैसे इलाज होगा, क्या होगा, हमने कहा यार नीचे खबर में जाओगे तो कम से कम इस बहाने पढ़ो नीचे क्या हाँ, है। तो यानी जो हेडलाइन है उसे अट्रैक्टिव बनाना है और उससे बड़ी कॉमन, हाँ, क्योंकि वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर। लोगों को अपील कर रही है, लोगों को फायदा कर रही है कि नहीं, कौन सी चीज लग रही है लोगों को, अरे वाह, मतलब इसको देखते ही मेरा मन करेगा कि हम पढ़ें। हाँ, एक बार उस पर नजर जरूर जाएगी। तो बिल्कुल, यानी कि आसान पढ़ना, आसान लिखना जो है वो बहुत कठिन है कहीं ना कहीं, उसके लिए थोड़ा सा आपको आसान भी होना आसान पड़ता होना है, पड़ेगा। देखिए, आसान होना खुद को पड़ेगा आसान तब आप होना लिख पड़ता है। पाओगे। अगर आप बहुत उलझे हुए हो, आप बहुत कॉम्प्लेक्स में जी रहे हो, तो आपसे सरल चीजें कैसे निकलेंगी, मतलब आप भीतर से ही नहीं बिल्कुल उतने आसान और सरल हो। बिल्कुल। सर एक और सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने किया, वो ये है कि कुछ लोग थोड़ा फाइनेंशियली उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं लेकिन वो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, और आज के दौर में ऐसा कुछ बना दिया गया है कि पत्रकार बनने के लिए पत्रकारिता की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, और खासतौर पर कुछ लोगों के मन में ये भी हो गया है कि पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन एक अच्छे मीडिया इंस्टीट्यूट से जहाँ पर लाखों रुपए साल की फीस है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पत्रकार, एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए मतलब ये जरूरी हो गया कि हम बड़े इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई पढ़ें, या फिर किसी हम सरकारी इंस्टीट्यूट से भी पढ़कर अच्छा अच्छा क्योंकि पत्रकारिता तो बेसिकली आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है। पढ़ाई आपने कहाँ से की है, डिग्री कितनी है, मार्कशीट में नंबर कितने, वो सब तो मैटर करता ही नहीं है फील्ड पर आने के बाद। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरा हाँ मैंने जी। 3,000 रुपए फीस दी मेरे पूरे कोर्स की, और 1 साल का सिर्फ डिप्लोमा कोर्स किया था, मैंने तो डिग्री भी नहीं की। मुझे हम्म बार बार बाद में यूनिवर्सिटीज ने और तमाम लोगों ने कहा कि आप हमारे आ जाइए, हमारे आ जाइए। हमने कभी कोई कोर्स नहीं किया, उल्टा मैं लेक्चर लेने सारी जगहों पे गया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गया, इवन पुलिस एकेडमी में आईपीएस ट्रेनिंग प्रोग्राम तक में मैंने लेक्चर लिए। 1 साल का सिर्फ डिप्लोमा कोर्स किया था, 3,000 रुपए सिर्फ फीस थी। और जहां तक ये बात है कि आज के युग में, अगर मैं आज के युग में होता तो शायद कोर्स ना करता। अब देखिए, एक लड़की है सलोनी गौड़, आपने देखा होगा उसको, हम्म बीए सेकेंड ईयर की लड़की थी, बीए फर्स्ट ईयर की लड़की थी, मैं उसको 1.5 साल से वो फॉलो कर रहा था। वो कोई काकी, वो क्या बोल, अपी बन के आती है, अपी, उसमें जी। उसका एक वीडियोस आते थे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम के बंदो ऐसे करके वो बोलती नहीं है, एक लड़की है बहुत ही मतलब
सलोनी गौड़ को मैंने देखना शुरू किया, मैंने अपने ऑफिस में डिस्कस करना शुरू किया 1.5-2 सप्ताह में, कहा देखो लड़की कितना अच्छा कर रही है। वो पॉलिटिकल सटायर करती थी और बड़ा कॉमन मैन, बीए फर्स्ट ईयर की लड़की थी। आज सोनी लाइव का पूरा शो वो जो है वो कर रही है, मतलब वो एंकर कर रही है। आज वो इतनी बड़ी स्टार हो गई है कि करोड़ों में खेल रही है। अभी भी 3rd ईयर नहीं कंप्लीट हुआ होगा। जेएनयू में यही हापुड़ की लड़की है और देसी बोलती जी है और पूरा, लेकिन ये कि उसका सब्जेक्ट पे पकड़, अखबार में, राजनीति पे, घरों पे, अपने जीवन में, मम्मी पे, पापा पे, पड़ोसियों पे, उसकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि है कि वो एक एक ऑब्जर्वेशन इतने अच्छे लेती है और वो मिमिक्री भी कर लेती है। तो वो कभी इनकी कंगना रनौत की करेगी तो कभी किसी की करेगी और उसी में पॉलिटिकल सटायर अपना ले आती है। तो अब तो बिल्कुल। बहुत आसान है, आपके अंदर अगर विधा है, आपके अंदर कला है, तो आपके लिए सारी दुनिया ओपन है, यूट्यूब से और तमाम जगह से, जैसे आप कर रही हो, आप अपना एक शो बना रही हो, ऐसे सबके पास मौका है। लेकिन हाँ, ये कि ट्रेनिंग हो, अगर थोड़ा सीखें, एक कोर्स करें तो उससे मदद मिलती है। बिल्कुल, यानी कि ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं न कहीं आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हर कोई परफेक्ट बंदा चाहता है और तो हर कोई मल्टी टैलेंटेड चाहता है। तो हाँ, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पढ़ाई आपने कहीं से भी की हो, डिग्री आपकी कहीं की भी हो, जो बेसिक ग्राउंड पर जाने के बाद आपको परखा जाएगा वो आपके टैलेंट को है, आपके हुनर को है। तो चिंता मत बिल्कुल। कीजिए क्योंकि सर ने भी बताया कि सिर्फ एक डिप्लोमा हाँ, कोर्स बहुत। करके आज वो भाई एक मैं लंबा अब सफर उन्होंने मैं तय किया एक है। बार अपना स्ट्रगल बताना चाहूँगा कि मेरी जेब में बिल्कुल पैसे नहीं होते थे और मैं ₹500 महीने से मैंने एक इवनिंगर अखबार में शुरू किया था। सुबह 9:30 हुँ, बजे से और 1:30 बजे तक मैं वहाँ काम करता था, रिपोर्टिंग करता था। फिर एक अखबार में अलीगंज आता था, वहाँ पर मैं हाँ, राष्ट्रीय सहारा में आता था मैं और वहाँ पर मैं दिन 2 से रात 2 तक डेस्क पे ट्रेनिंग करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 पैसा नहीं लेता था वाह! और रात को 2 बजे यहाँ से अलीगंज से 7 किलोमीटर दूर चौपटिया पैदल जाता था। तो ओह! देखिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना बिल्कुल। पड़ता है, तब आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं और नाकामयाबियों से घबराना नहीं होता है। मैं एक अखबार में टेस्ट देने गया, 5 बार फेल हुआ, 5 बार मुझे लौटाया गया, छठी बार मेरा वहाँ हुआ। तो अपने को इम्प्रूव करते रहना, इवॉल्व करते बिल्कुल, रहना, यही तरीका है और घबराना नहीं। संघर्ष बहुत है। बिल्कुल। हर नए बच्चे को 3 साल शुरुआत के बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो 3 साल स्ट्रगल कर लेगा खुश होकर मैं इसमें जोड़ रहा हूँ खुश होकर। जिन लोगों को खुश नौकरी करनी है वो प्लीज़ ना आएँ जर्नलिज़्म में। जिनको मज़े लेने हों, जिसको एन्जॉय करना है इस प्रोफ़ेशन को, वो ही आएँ। क्योंकि जो लोग नौकरी करने आते हैं वो बिल्कुल। फेल हो जाते हैं। सर अच्छा एक चीज़ और है, मुझे प्रिंट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इस वज़ह से मैं ज़्यादा चीज़ें बहुत अंदर तक नहीं जानती हूँ। सिर्फ़ मैंने इंटर्नशिप की है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम देखते हैं बहुत हौच-पौच है, मतलब भागम-भाग वाली ज़िंदगी है, फिर चाहे वो एंकर हो, रिपोर्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो। हर कोई भाग रहा है हर एक चीज़ में क्योंकि शिफ्ट शिफ्ट के बाद भी वो शिफ्ट दूसरी शिफ्ट की टेंशन, कब क्या एंकर है, कब क्या करना है। क्या प्रिंट में भी ऐसी ही लाइफ़स्टाइल हो जाती है लोगों की जब वो इसमें जॉइन करते हैं तो? हाँ, प्रिंट में बहुत अच्छी है। जैसे प्रिंट में हमारे अखबार में 8 घंटे की डेस्क की ड्यूटी है, 7 घंटे की। अभी तो शायद 1 घंटा बढ़ा है, 7 घंटे की, 8 घंटे की और अभी तो हम लोगों ने सबको वर्क फ्रॉम होम करा हुआ है पूरे 1 साल से। सब अपने घर से काम हुँ, कर रहे हैं और बहुत अच्छा आप अगर अखबार हमारा देखोगे तो बहुत अच्छा अखबार निकल रहा है। एक बार आपकी जब बिल्कुल। जैसे रिपोर्टर है, एक बार जब उसके सोर्सेज़ बन जाते हैं, समझ-बूझ हो जाती है, हुँ, तो आसान हो जाता है। शुरुआत में सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको नए रिपोर्टर आए हो, आपको एक-एक लोगों से मिलना और ये मिलने-जुलने का प्रोसेस, ये फील्ड पे जाने का प्रोसेस तो ताउम्र करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हो, अगर आप फील्ड में नहीं जाते बिल्कुल। और बैठे-बैठे काम करते हो, तो कोई नया बच्चा आएगा और वो फील्ड पे जाएगा और आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आपसे अच्छा काम करेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले तो बहुत आसान है हमारा काम करना, प्रिंट का काम बिल्कुल, यानी कहीं न कहीं जो भागम-भाग है, जो हौच-पौच है, वो प्रिंट मीडिया में उतनी वैसा ज़्यादा नहीं है। वैसा सर, आज के मीडिया को लेकर आपका क्या कहना है? मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो? आज के सर मीडिया किस मैं संदर्भ में? सर मैं प्रिंट को छोड़ देती हूँ। मैं अभी सिर्फ़ आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि प्रिंट का एक बड़ा इम्पैक्ट है, नो डाउट जो लोग प्रिंट से अटैच हैं, वो प्रिंट ही देखते हैं और उस पर ही विश्वास करते हैं और बल्कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आने के बाद प्रिंट पर और ज़्यादा विश्वास करने लगी। तो इस वज़ह से देखिए मैं क्या है आपसे ना, प्रिंट समझ के गया मैं बारे में आपका अभी सवाल। नहीं हाँ, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना वो एक मज़ाक और चुटकुलों का वो बन गया है। जैसे बजट आता है, तो कोई कहते हैं कि अगर भाई बजट के आपको नेगेटिव्स जानने हो तो आप फलाँ टीवी चैनल देख लो, बजट के आपको पॉजिटिव जानने हो तो फलाँ टीवी चैनल देख लो। तो ये जो बिल्कुल। ब्रांडिंग है वो कितनी खराब है। आपको लोग आपके जर्नलिज़्म की वजह से नहीं, आपके पॉलिटिकल रुझान की वजह से जानते हैं। तो जो एजेंडा हुँ, बेस्ड जर्नलिज़्म हो रहा है, वो बहुत ही खराब है। मतलब उससे किसी को ना समाज को कुछ मिलना है, सोसाइटी को कुछ भी नहीं मिलना उससे और आप अपनी इमेज आप हो सकता है कि आप कुछ पर्सनल लाभ कमा रहे हो, कुछ अपने फ़ायदे कमा रहे हो, लेकिन आप पत्रकारिता को तो खत्म कर रहे हो, किल कर रहे हो। अगर यही टीवी चैनल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सुशांत के मर्डर पे इन्होंने किया, बहुत लंबा बहुत लंबा सारे टीवी चैनल्स ने किया। मतलब मुझे देख के बड़ा अफ़सोस होता था कि इस देश में इतने लोग आत्महत्या करते हैं, इतने लोग मरते बिल्कुल। हैं। ये सब आत्महत्याएँ रुक सकती हैं बशर्ते कि अगर मुद्दा बेस्ड जर्नलिज़्म हो। लोग अच्छी पॉजिटिव स्टोरी भी ज़िंदगी में बहुत है, दुनिया में बहुत अच्छा भी हो रहा है, बहुत खराब भी हो रहा है।
तो उसमें एक बैलेंस करें, नहीं लेकिन कहेंगे पसंद भाई पब्लिक को ये पसंद है, पब्लिक को तो सच बताएं, पब्लिक को ये पसंद है कि एक बंदर है जो पेड़ से उतर रहा है और शेर की पूंछ खींच के भाग गया और फिर ऊपर चला गया, उसको सबसे ज्यादा हिट्स मिलते हैं। लेकिन क्या हिट्स क्या समाज को सही करते हैं? लेकिन वहां पर क्या है ना, शुद्ध प्रॉफिटेबिलिटी, और कोई सोसाइटी की सोच नहीं है, समाज की सोच नहीं है, हम समाज को कहाँ ले जा रहे हैं। कितनी घटिया भाषा देखिए एंकर्स की, कूद रहे हैं बंदरों की तरह, मतलब क्या है ये? आप जमूरे नहीं हो, आप मदारी नहीं हो। देखिए जमूरा और मदारी जैसा वो आप जो एक्ट कर रहे हो, ये ठीक है कि पब्लिक को डमरू बजा के शोर मचाने वाले लोग पसंद है, लेकिन आपको तो एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए पत्रकारिता का। तो मैं ही कहूंगा कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी बचपन के दौर में, शायद अभी उसको इवॉल्व करना है खुद को। तो हर जगह शायद ऐसे ही हुआ होगा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि वेस्ट में और तमाम जगहों में शायद ऐसे ही होगा। फॉक्स चैनल को लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, कि फॉक्स चैनल ने जैसे किया यूएस में, वैसा ही यहाँ पर तमाम जो चीखने चिल्लाने वाला जो हो रहा है, और एकदम से जो एग्रेसिव किसी एक के खिलाफ, जिसमें कोई संतुलन नहीं है, वो बहुत ही खराब है। मैं तो उसको बिल्कुल, मैं टीवी न्यूज़ चैनल सर नहीं देखता। बल्कि बल्कि मुझे मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि ये सब चीजें तो जर्नलिज्म के एथिक्स और लॉज में भी नहीं आती हैं, और एंकरिंग के अपने स्टाइल में भी नहीं आती, क्योंकि टीवी पर कुछ प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, भाई आपने वो इसको सब कुछ देखने का खत्म कर हासिल दिया क्या है। है? कुछ हासिल नहीं है हमें, हम तो न्यूज़ चैनल इसलिए नहीं हाँ, देखते, क्या देख के हासिल करेंगे हम? कभी कभी जब बड़ी घटना होती है तो कुछ देर के लिए खोल लेते हैं, हाँ भाई तत्काल पता चल गया हमको कि कभी इन्फॉर्मेशन क्या हो जस्ट रहा है। फॉर हाँ, इन्फॉर्मेशन। तो उस समय हाँ। तो देखते हैं, लेकिन अदरवाइज इनकी जो डिबेट्स होती हैं वो तो वो नहीं देखते हम, उसमें कुछ नहीं मिलता। हुँ। सर, पत्रकारिता में लड़कियों के लिए कैसा माहौल रहता है? प्रिंट की मैं आपसे प्रिंट की ही बात करूँगी, क्योंकि आपने देखा है, क्योंकि प्रिंट में भी बहुत से ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग की और बहुत अच्छा ज़्यादा मतलब आज उनका नाम है, लोग उन्हें जानते हैं और एक अलग तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। तो क्या लगता है कि प्रिंट में क्या लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए और क्या कुछ वो कर सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी रहता है, हालाँकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर ज़्यादा है कि मीडिया सेफ है या नहीं है। प्रिंट के बारे में आपका क्या कहना है लड़कियों को लेकर? लड़कियां प्रिंट में मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। आप अगर पता करो ना, भारत टाइम्स का जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट हमारी पूरी कंपनी का, बीसीसीएल का अगर हम बात करें, बेनेट हुँ, कोलमैन कंपनी का, कि क्या इन्वायरमेंट है हमारे यहाँ और कितनी ट्रेनिंग है सबकी, कि कैसे व्यवहार करना है हम लोगों को एक दूसरे से, और इतना सेफ इन्वायरमेंट। मैंने भी कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, लेकिन जितना यहाँ पर है उतना कहीं नहीं। और जितना अच्छा इन्वायरमेंट है, जितना खुल के काम करने का, जितना सब खुल के काम करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम इश्यू है ही नहीं। इवन एक प्रॉब्लम आती है जैसे लड़कियों के साथ में, अगर वो कई बार मैं देखता हूँ, मैंने भी अपने कुछ साथियों पे गौर किया, फिर मैंने लोगों को समझाया कि लड़की एक जब इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसमें अगर 4 लड़के और 4 लड़कियां आई हैं, तो कोशिश होती है इंटरव्यू लेने वाले की वो 6 लड़के और 2 लड़कियां ले। तो उसका उसका सोच ये होती है कि लड़की आएगी तो सर कल को शादी हो जाएगी और फिर उसको जो है प्रेगनेंसी हो जाएगी और फिर वो लंबी छुट्टी। बहुत अच्छे सिस्टम हो गए, जैसे 8 महीने की छुट्टी है हमारे यहाँ, आराम से वो सैलरी के साथ में उसको वो करना पड़ेगा। तो मैं अपना एग्जांपल दूं, नवभारत टाइम्स जब लखनऊ में लॉन्च कर रहा था, तो एक लड़की का मैंने इंटरव्यू प्रोसेस किया था। हुँ। तो जिस दिन मैंने उसको अपॉइंटमेंट लेटर आया उसका, तो हमने उसको फोन किया, हमने कहा कि भाई खुशखबरी है, तेरा लेटर आ गया, तुम सेलेक्ट हो चुकी हो। तो वो थोड़ा-सा रुक गई। मैंने कहा क्यों क्यों परेशान क्यों? कह रही है सर मैं आपको बताना चाह रही थी, और चूँकि मुझे अगर आपके साथ फ्यूचर काम करना होगा, तो मैं आपको सच-सच बता दूँ कि आज ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या मुझे जॉइन हुँ। करना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल करना चाहिए। मैंने अपने बॉस को भी बताया, हमने कहा एक लड़की है जिसको प्रेगनेंसी, हमने कहा अभी करो 6 महीने काम, 7 महीने, फिर उसके बाद तुम छुट्टी लेके जाना। तो हम यानी लोगों एक ने, अच्छा माहौल। हाँ, मतलब ये एक जो एक अदरवाइज़ अगर लड़कियाँ नहीं होंगी जर्नलिज़्म में, तो एक तरफ़ा जर्नलिज़्म होगा। अगर बिल्कुल। जर्नलिज़्म में सिर्फ़ ब्राह्मण होंगे तो एक तरफ़ा जर्नलिज़्म होगा, उसमें सारी जातियों के लोग होने चाहिए, उसमें महिलाएँ होनी चाहिए, उसमें लड़कियाँ होनी चाहिए, तभी तो आपको तमाम आयाम पता चलेंगे ना कि समाज किस तरह से सोचता है, किस तरह से काम करता है। अगर एक तरफ़ा एक जैसे लोग सिर्फ़ आदमी आते हैं, तो फिर वो दुनिया ही वो एक अलग दुनिया दिखाएँगे अखबार में। तो बिल्कुल, मिक्स यानी कि होना सबका चाहिए, होना ज़रूरी है और सबकी माहौल बहुत हिस्सेदारी अच्छा होनी होता चाहिए। है। बाकी बहुत कुछ आप पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने आस-पास किस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं और लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। अरे सर लड़कियाँ एक बहुत बहादुर होती हैं, मैं तो एक लड़की अभी हमारी रिपोर्टर थी, वो तो बार-बार मैं उसको बहुत उसको सँभालना पड़ता था। कह रही सर मैं छोटा-मोटा क्राइम करके जेल जाना चाहती हूँ, ताकि मैं वहाँ देखूँ कि महिलाओं की जेल में क्या स्थिति है। हमने कहा नहीं भाई इतना एडवेंचर मत करो, बाकी तुम करती हो स्ट्रिंग वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सर एक बहुत लंबा अनुभव आपने इस इंडस्ट्री में मतलब आपका है, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया होगा। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने अनुभव से कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, जो आपको लगता है कि शेयर करनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि जर्नलिज़्म में जो लोग आते हैं, उन्हें कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। उन्हें ये जो झूठा ग्लैमर है, इससे बचना चाहिए। उन्हें हुँ, अपनी मेहनत, ईमानदारी पर यकीन करना चाहिए और उन्हें अपने लक्ष्य बड़े रखने चाहिए, छोटे फ़ायदों को इग्नोर करना चाहिए। ये मैंने अपने जीवन में देखा है कि मैंने छोटी-छोटी चीज़ों को
कभी किसी किसी छोटे फायदे में, किसी छोटी उसमें उलझा नहीं, बड़े लक्ष्य रखे। और एक एक मतलब चौपटिया जियालाल फाटक लखनऊ में एक जगह है, मैं इसी शहर में लखनऊ में किसी वक्त में लॉटरी भी बेचता था। मैं वहां से ओके। उठा, और मैंने 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 अपने मतलब अपने लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखे और बड़े रखे और ईमानदारी रखी। जब आप ईमानदार होते हो, अपने प्रोफेशन में ईमानदार होते हो, तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे ग्रो करते हो, डेवलप होते हो। तो वो बिल्कुल। ज़िंदगी में बहुत काम करता है। मैंने जो अपने जीवन में चीज़ें रखी, बाद में मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस में और तमाम जगहों पे मैंने कोर्सेज़ किए, जो मैनेजमेंट कोर्सेज़ किए, मैंने देखा वहाँ भी यही बातें पढ़ाई जा रही हैं, जो मैं कर रहा हूँ अपने उसमें। तो हुँ। ये होता है, ये चीज़ें होती हैं जो आपको आगे ले जाती हैं। आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए उन खराब, भ्रष्ट और दलाल किस्म के लोगों से, जिनको आप देख रहे हो कि इन्होंने बहुत तरक्की की है। वो वो बहुत स्थायी नहीं है, या उनका जीवन बहुत सुखी नहीं है। आप दूर से देखते हो चमकते चेहरे, लेकिन उनके निजी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा होता है, वो खुश नहीं होते हैं। आप बिल्कुल, अगर यानी आपके पर्दे पास की हुँ, हाँ, अगर आपके पर पास कम भी है, आप छोटे से में हुँ। भी बढ़ रहे हो धीरे-धीरे, तो वो स्थायी होता है और आपको निश्चित तौर पे एक बड़ी ऊँचाई ज़रूर मिलती है, अगर आप अपनी मेहनत और अपनी क्षमताओं के दम पर आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल, सर जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि आपने 10 साल एक जगह पर काम किया, फिर 5 साल मतलब 10 साल सर बहुत लंबा समय होता है किसी एक संस्थान के साथ जुड़े रहना। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 सालों में और जैसा मीडिया इंडस्ट्री के बारे में मैं जानती हूँ, जो पॉलिटिक्स जितनी राजनीति भारत में होती है, उससे कहीं ज़्यादा मीडिया संस्थानों में भी होती है। तो आपको कभी क्या उसका शिकार नहीं होना पड़ा 10 सालों में क्योंकि 10 साल आप लगातार टिके रहे? मेरा 10 साल मैं जिस एक अखबार में था, और उस 10 साल में मेरा सिर्फ़ 1 प्रमोशन हुआ। मतलब 1 प्रमोशन पे आया था ओह! और सिर्फ़ 1 ही हुँ, प्रमोशन हुआ। तो और हर बार मतलब मुझे याद है कि कम से कम 5-6 साल मुझे लगातार जो टॉप 3 एम्प्लॉयी होते थे ना, मैं उसमें होता था। ई प्लस और वो सब कैटेगरी होती है। मैं उसमें हुँ। होता था, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं होता था। अ, तो मैंने एक दिन अपने बॉस से मेरी लड़ाई हो गई। हमने कहा कि क्या सर, मतलब आप सब मुझे देते हैं, टॉप रेटिंग देते हैं, लेकिन प्रमोट नहीं करते। बोले यार, सब कुछ तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन वो जब मैं टीम के साथ बैठता हूँ तो कहते हैं मैच्योर नहीं है, दिन भर ऐसा करता है, दिन भर ये करता है, दिन वो करता है। तो हमने कहा सर, ये कोई अवगुण नहीं है, मैं अपना काम समय से कर देता हूँ और सारी हुँ, चीज़ें दे देता हूँ, तो भी बोले, लेकिन फिर उन्होंने समझाया कि ये प्रमोशंस उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तुम्हें मौके मिल रहे हैं, जो बड़े-बड़े मौके, जैसे मुझे फेलोशिप मिली, बोले ये किसी को मिली क्या? तुम दुनिया घूम रहे हो, किसी को मिला क्या? हमने कहा हाँ सर, ये बात तो सही है। और सच भी था कि इनसे घबराना नहीं चाहिए कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपका नहीं, आपकी खबरें छप रही हैं कि नहीं, आपको लोग जान रहे हैं कि नहीं, आप जिनके लिए करना चाह रहे हो, जिस समाज के लिए करना चाह रहे हो, वहाँ आपका असर है कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर दूसरा ये कि जिस समय मैं 10 साल वहाँ पे था, मुझे होश ही नहीं था, मतलब मुझे इतना इतना पैशनेट होके मैं काम कर रहा था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एडिटर बनूँगा। मुझे तो लगता था ऐसे ही बस ज़िंदगी चलती जाएगी और मैं रिपोर्टिंग करता जाऊँगा, वो सब कुछ तो बाद में सर अपने सर आप क्या आ गया। शुरुआत से ही आपने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की 12th तक पढ़ाई की, उसके बाद से क्या आपको पता था आपको इसी फील्ड में आना है या फिर कैसे इस फील्ड जब में एंट्री हुई? जब मैंने 12th में जब मैं था, तो घर वालों का ज़बरदस्ती दबाव था कि आप डॉक्टर बनिए। तो साइंस साइड ज़बरदस्ती पढ़ाया, मैथ्स मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी नहीं समझ में आती थी। फिर बायोलॉजी समझ में आती थी, तो बायोलॉजी से 12th कर रहे थे, जुबली कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ मेरा एक दोस्त था आलोक, उसके फादर जर्नलिस्ट थे, तो उसने कहा हो मेरे घर, एक दिन उसके घर गए, तो वो दारुल शफ़ा में रहते थे। मधुकर त्रिवेदी जी थे, तो नवभारत टाइम्स का जो इवनिंगर अखबार था, वो उसमें रिपोर्टर थे। तो मैंने उनकी लाइफ़ देखी, मुझे लगा अरे वाह! ये तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है। मतलब इतने लोग इनसे मिलने आते हैं और यहाँ पे हुँ, कोई मतलब रिज़र्वेशन वाला स्ट्रगल भी नहीं है। मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे लगी कि मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो आप आगे निकलोगे। और फिर मेरा जो राइटिंग वाला स्किल था, और थोड़ा-सा जो मन में जासूसी नॉवल बहुत पढ़ते थे, लगता था कि हाँ, कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ खोजेंगे, कुछ नया हुँ, निकालेंगे, तो वो दिमाग में उस समय बात आई थी। उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन करते गए, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मुझे पड़ोस में ही वीके सुभाष जी रहते थे। चौपटिया में जब मैं रहता था, मैं नेपियर रोड कॉलोनी में वीके सुभाष जी थे, जिनका इंस्टीट्यूट था लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, हज़रतगंज में। हुँ। तो उनसे मुलाकात हुई और फिर हमने सोचा कि कोर्स कर लें। उसी दौरान कुछ पत्रकार लोग भी मुझे मिले थे, जिनको देख के मैंने उनसे ही पूछा था कि कहाँ कोर्स करें? उन्होंने कहा यहाँ से कोर्स कर लो। कोर्स किया और फिर स्ट्रगल शुरू हुआ, 3 साल, बहुत फिर 3 साल सफ़र बढ़ता स्ट्रगल। चला गया, हाँ, बिल्कुल। हाँ। सर मैं आज के बारे में तो नहीं बात करूँगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि मोटिवेशन बहुत मिलेगा लोगों को कि आपने पत्रकारिता में जब काम करना शुरू किया, तो आपका पहला जो वेतन था, जो आपकी पहली सैलरी थी, वो कितनी थी? 500 ₹500 महीना। ₹500 ₹500 और आपने बताया कि आपने लखनऊ में लॉटरी के टिकट्स भी बेचे हैं, तो वो और फिर अचानक से पत्रकारिता क्या पत्रकारिता करते-करते ऐसा किया एक्स्ट्रा अर्निंग्स नहीं, के लिए या नहीं, पहले? जब ग्रेजुएशन के दौरान मतलब मुझे हुँ, कुछ अपने जीवन में ऐसे संघर्ष थे जिसके लिए मुझे अपने पैसे खुद जुटाने पड़ते थे, तो इस वजह से करना पड़ता था।
यानी 500 रुपए से सफर शुरू हुआ पत्रकारिता का, और आज एडिटर हैं आप, एक बहुत लंबा। सर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि एडिटर कैसे बने, तो मुझे समझ नहीं आता उनके दिमाग में ये चीज आ कैसे जाती है, क्योंकि आप पीढ़ी मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी आप एक एक स्टेप चढ़ोगे तभी आप एडिटर तक सोच पाओगे, पहले तो कैसे सोच रहे थे। तो फिर भी मैं उनकी ओर से आपसे पूछ लेना चाहती हूँ कि एडिटर कैसे बने। अब जैसे मैं देखूं कि मेरे साथ में जो लोग जर्नलिस्ट थे, मेरे साथ में बहुत सारे हम्म। पत्रकार थे, और वो भी बहुत मेहनत करते थे और वो भी बहुत अच्छे थे। लेकिन वो एडिटर नहीं बन पाए, वो रिपोर्टर ही रहे। मुझसे सीनियर लोग भी थे, वो सिर्फ हम्म। रिपोर्टर ही रहे। तो मुझे लगता है कि मैं लीक से हट के सोचना, थोड़ा अलग सोचना, वो काम करा। जैसे सारे लोग जो जर्नलिज्म में आते हैं, सबको दो चार्म होते हैं सबको, हम्म। तीन, अब तीसरा भी हो गया है। पहला होता है कि नेताजी से हमारा सीधे संपर्क हो, जो मुख्यमंत्री हो या मिनिस्टर्स हो। बिल्कुल बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। होता है कि दरोगा जी मुझको सलाम करें, तो वो क्राइम रिपोर्टिंग, मतलब या तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग या क्राइम रिपोर्टिंग। हाँ, अब तीसरा तीसरा आजकल है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, हमको फिल्म वालों के साथ में मेरा बहुत वो। यानी तो कहीं ना हमारे सिर्फ साथ में, रुतबा और ग्लैमर, ये दो चीजें लोगों हाँ, को दिखती हैं। और मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों से अलग हो गया। मैंने इन दोनों के बजाय मैंने डेवलपमेंट जर्नलिज्म चूज किया। मैंने हेल्थ को करा, मैंने एनर्जी को किया, मैंने एजुकेशन को पकड़ा, मैंने इन्वायरमेंट को देखा। और वहां पे कोई काम ही नहीं कर रहा था। दरअसल वहां पे मुझे कंपटीशन ही नहीं मिला, हिंदी जर्नलिज्म में लोग नहीं थे। अब मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं जब हिंदुस्तान में था, मैंने एक स्टोरी की झोला छाप डॉक्टर के ऊपर, और वो फ्रंट पेज पे फ्लायर छपी थी। उसी दिन एक लेडी आई ऑफिस में, तो उन्होंने हमारी एडिटर से मिली, आके कहने की, मैं कल्पना जैन हूँ और मैं काइजर फाउंडेशन यूएस की इंटरनेशनल फेलो हूँ। आप क्या, ये खबर पड़ी थी, हम इस रिपोर्टर से मिलना चाहते हैं। और वो आई और मुझे मिली, और फिर हमारे उनके डिस्कशन हुए। फिर उन्होंने हमारे एडिटर से कहा, हम इनको एक इंटरनेशनल फेलोशिप देना चाहते हैं जिसपे ये काम करे, एचआईवी एड्स पर। और 2006 में मुझे $6,000 मिले थे, जब मेरी सैलरी इतनी कम थी। $6,000 एक साल में मुझे खर्च करने थे देश घूमने के लिए, देश में घूमकर एचआईवी की स्थिति जानने के लिए। तो अब ये मुझे क्यों मिला, ये मुझे क्यों मिला, ये बाकी लोगों को नहीं मिला, क्योंकि मैं बिल्कुल। हेल्थ पे बहुत फोकस करा हुआ था। मैं डेवलपमेंटल इश्यूज, जो आम आदमी से सीधे जुड़े हुए मुद्दे थे, मैं उन पे काम कर रहा था। उसकी वजह से मुझे ये फेलोशिप मिली। उसके बाद इन्वायरमेंट पे एक दूसरी फेलोशिप मिली, उसमें मेरा जो काम था वो इंटरनेशनली ग्लोबली पब्लिश हुआ। तो वो, अब क्या होता है ना कि आपने दो यूएन, आपने उसमें जब एडिटर बनने से पहले 2 यूएन समिट कवर कर चुका था, 2 इंटरनेशनल फेलोशिप का मेरे पास एक्सपीरियंस था। तो वो मेरी उम्र के किसी रिपोर्टर के पास हिंदी में था ही नहीं। जब भी बिल्कुल। जब फिर जब जिस अखबार में मैं पहली बार एडिटर बना, वहां पे जो सीवी आए होंगे, उसमें जो मेरे अंदर एक्स्ट्रा था वो किसी के पास था ही नहीं। तो यानी मुझसे लीक मेरे से कुछ हटके करना बहुत हाँ, जरूरी है, और जो लोगों को पसंद आए, जनता से जुड़ी हुई चीज हो, उसे करना जरूरी हाँ, वो है। बिल्कुल। जरूरी होता है ना। कुछ जब कुछ तो अलग होगा ना आपके पास। हाँ, तो तभी मेरे तभी अंदर आप मेरा आगे तक एक्सपीरियंस, पहुंचोगे। हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मेरे काम करने का जो जोन था, वो अलग था। सर एक्चुअली होता क्या है कि एक जैसे लोग तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप कुछ हाँ, ऐसा करिए जो जहां पर कंपटीशन भी कम से कम हो, और कुछ अलग हो, फायदेमंद भी हो, साथ में इस चीज का ध्यान रखिए। अब ये सर देखिए आखिरी क्या का। होता है, हम्म। हेल्थ और इन्वायरमेंट एक ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे इश्यूज हैं, जिन हम्म। पर रिपोर्टिंग करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। बहुत पढ़ना एग्जैक्टली। पड़ता है, वैसे सभी में पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तमाम टेक्निकल बातें होती हैं, फैक्टफुल ग्लोबल चीजें करनी पॉलिटिक्स होती होती है, हैं, हाँ। बहुत सारे, हाँ, बहुत सारी चीजें बिल्कुल। होती हैं। आपको ग्राउंड पे जाना पड़ता है, कि आप गांव में जाओ, देखो लोग बीमार हैं, क्यों हैं, किस कारण से हैं, पानी की वजह से, पानी की क्या प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। और फिर उसमें उसमें स्कोप भी बहुत था। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, तमाम लोग काम कर रहे थे। तो वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके संपर्क में आने के बाद में भी आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, और वो ये कि जब लोग इस फील्ड में, जो लोग आना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो पत्रकार बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह की पत्रकारिता करें, और क्या ना करें खास तौर पर। मैंने तो पहले भी ये बताया था कि ग्लैमर में ना फंसें, और हम्म। पत्रकारिता में आए तो पत्रकारिता को एंजॉय करने के लिए आए, लोगों के लिए। देखिए, जब आपको आनंद कब आता है, अभी मैं एग्जांपल देके बताऊं कि मैं जब अभी बहुत लॉकडाउन में बहुत डिप्रेस होने लगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे इतना परेशान हो रहा था कि क्या करूं, मतलब एक छटपटाहट की, जब मैं तो बाहर ही रहने वाला हूं और फील्ड में काम करने वाला हूं। तो फिर मैंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया। जैसे ही मैंने लोगों की परेशानियां दूर करना शुरू की, मेरी अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। तो ये एक सबसे अच्छा गुरु मंत्र है कि जो भी लोग, आप दूसरे की एक प्रॉब्लम को ध्यान में रख के अगर उसके लिए आप कुछ करोगे ना, तो आपका अपना भला अपने आप हो जाएगा। आप लोगों के लिए जैसे ही सोचना शुरू करोगे, आप खुद आगे बढ़ जाओगे। यही बिल्कुल। एक तरीका है। यानी सबका जो ध्यान है वो रखना है, सब चीजों का ध्यान रखना हाँ, है, तभी आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि सर फिर आपका सोच, बहुत। आपकी हाँ। सोच बड़ी हो जाती है ना। अभी आप अगर अपने बारे में सोच रहे हो, तो आप खुद पे सीमित हो। जैसे आप 100 लोगों के बारे में सोच रहे हो, आपकी सोच अपने आप बड़ी हो जाती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय निकाला और हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर की, अपना अनुभव शेयर किया, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और हम चाहेंगे कि हम आगे भी जब कुछ और वक़्त हो जाए, आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा हो जाए, तब हम फिर आपके साथ एक और एपिसोड करें और लोगों को और भी बहुत सारी नॉलेज दें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपना समय निकालने के लिए और हमारे साथ इस एपिसोड में आने के लिए। तो आज के इस एपिसोड धन्यवाद में इतना दीदी। ही, अगले संडे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय-बाय।